हेलो एस्पिरेंट, होप यू ऑल डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है बच्चों, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एसएससी जीडी में आने वाले जीएस के क्वेश्चंस को। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी और क्या क्या फैक्ट हैं जो आपको उस टॉपिक रिलेटेड याद रखने हैं, और साथ ही साथ हम वो सारे चीजें डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपको क्या करना है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपको उनका आंसर जो बेसिकली मुझे बताना है। ठीक है, आप सोचो इस आंसर को, फिर मैं आपको इसको करेक्ट आंसर बताऊंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको बताता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 76। जो आर्टिकल 76 है वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है इस अटॉर्नी जनरल के पोस्ट के बारे में, कि भाई अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल की जो है सैलरी कितनी होगी, उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा। ये सारी चीजें अगर आप देखो तो आपको आर्टिकल 76 में नजर आएगा। ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 को आप कैसे याद रखोगे? राइट, किसकी राइट की बात हो रही है भाई? अटॉर्नी जनरल यानी एजी की राइट की बात हो रही है। एजी की राइट के बारे में क्या बात हो रही है कि भाई पार्लियामेंट और उसकी कमिटी को लेकर एक अटॉर्नी जनरल के क्या क्या ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 को आप याद रखोगे पावर, पावर ऑफ एजी। अब देखो, जब किसी के पास पावर आता है किसी चीज का, तो भाई उसके पास प्रिविलेजेस भी आते हैं, सुविधाएं भी आती हैं भाई उनके पास। जब सुविधाएं आती है, पावर आता है, तो इसका मतलब इम्यूनिटी भी मिल जाता है, उनको शील्ड मिल जाता है। सो हम यही ध्यान रखेंगे कि जो आर्टिकल 105 है वो बेसिकली क्या बताना चाह रहा है हमें, कि एक अटॉर्नी जनरल के पास क्या क्या उसके फंक्शन है, उसके पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, सुविधाएं हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो बात करते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल है वो किन किन चीजों से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा, एक बड़ा स्टैटिक सा चीज है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, वो ये है कि सबसे पहले अटॉर्नी जनरल इस इंडिया के कौन थे। तो पहले जो हमारे सबसे पहले अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? मोतीलाल चिन्मनलाल सेतलवड़। ठीक है, प्रेजेंट डे कौन है? प्रेजेंट डे है आपके आर वेंकटरामन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी चीजें बच्चों जो अटॉर्नी जनरल रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो उनके अपॉइंटमेंट, कि उनको अपॉइंट कौन करता है। सो उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, सो हम इसको क्या याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे वो देखो। अब हमको क्या करना है बच्चों, कि अगर हमको देखना है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पोस्ट है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, यानी इस देश के सबसे बड़े वकील अगर कोई है तो वो कौन है? अटॉर्नी जनरल है। सिंपल सी बात, मैंने पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ। ठीक है, कि अटॉर्नी जनरल बेसिकली है क्या। सो इस देश में जितने भी हाईएस्ट पोजीशन है, हाईएस्ट ऑफिसर हैं, उनको अपॉइंटमेंट करने वाले और कोई नहीं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। ऐसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस। अब मैंने कह दिया भाई वकील है, सो वकीलों का कोई टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स थोड़ी होता है। कोई केस 5 साल भी चल सकता है, कोई केस 10 साल भी चल सकता है। तो भाई उसको तो अपीयर करना पड़ेगा, और फिक्स कर देना ही सबसे बड़ी जो है वो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोज करो जितना उनका टाइम पीरियड है और उतने में उनको रिटायर कर दिया गया, उनका टर्म ऑफ ऑफिस कैंसिल कर दिया गया, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए फिर, है ना। फिर जो दूसरे वकील होंगे उनका माइंडसेट डिफरेंट हो सकता है सरकार जो है वो केस हार जाए, इसलिए इनके ऑफिस को फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमको समझना है, क्योंकि भाई ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, इस देश के सबसे बड़े वकील हैं, तो भाई इनके पास क्वालिफिकेशन भी हाईएस्ट होना चाहिए। तो इस देश का सबसे बड़ा कोर्ट या सबसे ऊंचा कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। हमको ऐसे याद रखना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जितनी क्वालिफिकेशन है वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन किसके पास होनी चाहिए? अटॉर्नी जनरल के पास होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जज के पास क्या क्वालिफिकेशन है भाई? अगर वो हाई कोर्ट के जज हैं तो भाई 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के तो भाई 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर वो एक बहुत अच्छे फेमस इंसान होने चाहिए, बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान होने चाहिए इन द ओपिनियन, इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से हम याद रखेंगे। एक आप मुझे कह रहे होंगे कि मैम ने तो ये बोला ही नहीं कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बहुत क्लियर है बच्चों कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो उसको क्यों बनाया जाएगा इतने हाईएस्ट पोजीशन में, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों बनाया जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई वो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं सैलरी की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, क्या वकीलों को सैलरी दी जाती है? बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली बात है भाई, उनकी तो फीस होती है।
सो हमको यही याद रखना है, रिन्यूमरेशन। बेसिकली ये थोड़ा सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है जो हमको याद रखना पड़ता है। इनकी कोई फीस नहीं होती, सॉरी इनकी कोई सैलरी नहीं होती, इनको फीस दी जाती है। भाई आप जितना बढ़िया केस हमारा लड़के दोगे, हम आपको उतनी ज्यादा क्या देंगे, फीस प्रोवाइड करेंगे, रिन्यूमरेशन प्रोवाइड करेंगे। सेम इज विद द अटॉर्नी जनरल। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं ड्यूटी की, तो बेसिकली ड्यूटी किसकी तरह करेंगे भाई, लॉ ऑफिसर है, वकील है। भाई वकीलों का काम क्या होता है, अपने जो भी क्लाइंट है उनको डिफेंस करना, भाई उनको बचाना, उस केस से बाहर निकालना, यही काम इनका भी है। साथ ही साथ जो वकील हैं वो आपको एडवाइस भी करेंगे, किन चीजों पर, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों पे, इन्हीं लीगल मैटर्स पे। सो सेम चीज किसके साथ है बच्चों, हमारे अटॉर्नी जनरल के पास। तो ये भी हमारी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। किस पे करते हैं, लीगल मैटर्स पे करते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा लीगल मैटर जो बेसिकली प्रेसिडेंट ने इनको पकड़ा दिया है, काम दिया, भाई ये लीगल मैटर मुझे बताओ, इसमें जो है इसका क्या मतलब, मुझे आपके एडवाइस की जरूरत है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, आप ऐसा समझ लेना, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के ही हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। सो उन्हीं के लिए सारा काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में जाके जब भी कोर्ट ने कहा कि भाई आओ भाई अपीयर हो हमारे सामने, जो गलतियां की हैं जरा डांट खाओ उनके इससे, तो भाई हमारे यूनियन गवर्नमेंट के हाईएस्ट पोस्ट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे वहां डांट खाने के लिए, कौन जाएंगे, हमारे अटॉर्नी जनरल जाएंगे। उनको बोला जाएगा जब जब कोर्ट को कोई भी काम होगा पार्लियामेंट से, जब जब कोर्ट को कोई भी काम होगा प्रेसिडेंट से, सो वो काम के लिए कौन जाएंगे, हमारे अटॉर्नी जनरल जाएंगे उनके सामने और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। वो बोलेंगे भाई आप मुझे बता दो, मैं पीएम को बता दूंगा, मैं प्रेसिडेंट को जाकर बता दूंगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट याद रखना है, अगर कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर हमारे प्रेसिडेंट को, अगर हम सिंपली देखें तो हमारे प्रेसिडेंट को जब जब सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ती है, जब जब उनसे एडवाइस लेने की जरूरत पड़ती है, यानी आर्टिकल 143 के अंडर ये पूरी राइट दी गई है किसको, हमारे प्रेसिडेंट को, कि जब भी उनको कोई कंफ्यूजन होगा किसी भी लॉ को लेकर, तो वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज से ये पूछ सकते हैं कि भाई जरा मुझे क्लैरिफिकेशन दे दीजिए ताकि मैं इस बिल को एक्ट बना दूं। तो उसके लिए भी अभी मैंने कहा कि अगर सपोज करो सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगानी है, किस टाइप का लॉ बना दिया, तो भाई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी जाएंगे डांट खाने कौन जाएंगे, हमारे अटॉर्नी जनरल जाएंगे। उनकी जो बातें हैं, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि आपने सीरियसली ले लिया इस बात को, है ना। सो जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, फिर वही बात, वही मैसेज कन्वे कर देंगे किसको, हमारे पार्लियामेंट के हेड यानी पीएम को, बोलेंगे भाई चेंजेस करो लॉ में। तो सेम इज विद द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी ऐसे ही है। प्रेसिडेंट को जब भी अपने आर्टिकल 143 को यूज करना हो, यानी उनको एडवाइस देनी हो, आर्टिकल 143 क्या है भाई, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो जब जब उनको एडवाइस लेना हो तब तक वो किसको भेज देंगे, अटॉर्नी जनरल को भेज देंगे कि भाई जाओ और सुप्रीम कोर्ट के जज से, मुझे ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है लॉ में, आप जाके उनसे पूछ कर आ जाओ। ठीक है, तो चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको बहुत सारी बातें, और अगर कंफ्यूजन भी था इस कॉन्सेप्ट में तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। जब मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया में, हमारी इंडिया में ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, पता ही होगा आप लोगों का आंसर, इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई तो बहुत ऑब्वियस चीज है, ये तो जैसे मैंने कहा ना आपको पता ही होगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है इसमें, क्या जो है गुगली बेसिकली आपके एग्जामिनर आपके सामने रख सकते हैं, क्या गुगली हो सकती है बेसिकली। सो अगर आप देखो, सो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है, उस आरबीआई की जगह आपको ऑप्शन में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी मिल सकता है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है, आरबीआई ही है भाई। जैसे आप देख रहे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक, रूरल बैंक, हो सकता है सेंट्रल बैंक लिख दें, तो कौन होगा, आरबीआई की जगह कौन हो जाएगा, सेंट्रल बैंक होगा। तो अब ये समझ लेना आरबीआई ही सेंट्रल बैंक ऑफ क्या है, इंडिया है। अब इसके रिलेटेड आपको क्या चीजें याद रखनी है ये भी देख लो। सबसे पहले किस एक्ट के अंदर आरबीआई को ये राइट दिया गया है कि आरबीआई हमारे देश के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को बना सकता है, तो वो एक्ट है 1934 आरबीआई एक्ट। अब ऐसे याद रखिए, आरबीआई एक्ट है 1934। देखो बच्चों, ऑप्शन आपके सामने होगा, जो मेन कंफ्यूजन है उसको दूर करना है, तभी हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो ऑप्शन हमारे सामने क्या होगा, आरबीआई एक्ट तो होगा ही होगा, है ना। ऑब्वियसली कुछ अलग से एक्ट रख देंगे तो बच्चे तो तुरंत आंसर निकाल लेंगे। सो एग्जामिनर किस पे, उनको पता है आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी वीकनेसेस है आपसे डेट याद नहीं होते, आपसे ईयर याद नहीं होते, सो वो इसी में ही डिफरेंस जो है आपको ऑप्शन दे देंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे।
आपने पढ़ तो रखा है, लेकिन यही है कि आपकी जो कमजोरी है वो कमजोरी क्या है कि आप डेट नहीं याद रख सकते, उस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आपको इसी पे फोकस करना है। हम समझ लेते हैं चीजों को, लेकिन हम फोकस उन्हीं चीजों पे करेंगे जो चीजें हमारे पास हाई चांसेस हैं कि हम क्या कर जाए, हम भूल जाए। ठीक है, तो 1934 एक्ट आपको याद रखना है, आरबीआई, जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली आरबीआई बनाता है। ठीक है, आरबीआई में कौन बनाता है भाई? 2016 से पहले ये बनाने वाले थे आरबीआई गवर्नर। जो आरबीआई गवर्नर है बच्चों, वो पहले क्या करते थे, पूरा मॉनेटरी पॉलिसी बनाते थे, पर अब ये चेंज कर दिया गया। एक 2016 में क्या एक्ट लाया गया? फाइनेंस एक्ट लाया गया 2016 में। ठीक है, और इस फाइनेंस एक्ट ने किसको बनाया? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया। अब इस कमेटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो है क्या बनाएगी? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, चलो अब पहले बात मुझे ये बताओ, समझ में आ रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? नहीं आ रहा है ना? चलो मैं अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब, मॉनेटरी मतलब पैसा, पैसों को लेकर हमें पॉलिसी बनानी है कि भाई इस देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इस देश में के जो लोग हैं वो सबके सब एम्प्लॉयड हो जाए। सरकार चाह रहा है वो सबके सब एम्प्लॉयड हो जाए। अब क्या करेंगे भाई? सरकारी जॉब तो कम है, बिजनेस खोलो भाई। बिजनेस खोलना है, पैसे नहीं है, जाओ बैंक, पैसे लेकर आओ, लोन लो और अपना बिजनेस चलाओ। पर लोन में अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मांग लिया बैंक ने, बोला भाई लोन चाहिए, चलो इसका फायदा उठाते हैं, इसे पूछते हैं कि अच्छा आपको क्या, कौन सा बिजनेस करना है, अब आपको हम हाईएस्ट रेट पर ही देंगे। समझ रहे हो बात? लोन। तो फिर क्या होगा? फिर तो भैया कोई भी इंसान जो है कभी बिजनेस खोल ही नहीं पाएगा। आरबीआई ने कहा भाई मैं हूं ना, मैं कंट्रोल करूंगा इन बैंकों को। अब बैंक मेरे हिसाब से जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं डिसाइड करूंगा, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही बैंक आपको उतने ही रेंज में आपसे क्या लेंगे? लोन लेंगे। सेम चीज है बच्चों, ऐसी ही गाइडलाइंस बनती है। आपने देखा होगा आरबीआई की कई गाइडलाइंस बनती है कि आप किसी भी अदर बैंक से कितने टाइम्स जो है अपने पैसों को या अपने डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, इतना चार्जेस होगा, एसएमएस अलर्ट के इतने चार्जेस होंगे। ये सारी चीजें डिसाइड करने वाला बैंकों के लिए कौन है? आरबीआई है। बैंक कंट्रोल तो हमारी इकोनॉमी अपने आप कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर एक इंसान सबसे पहले बैंकों के पास ही जाता है कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मेरा पैसा चलो आप सेविंग अकाउंट में रख भी दो, मुझे एफडी करानी है, आरडी करानी है, जो भी चीजें हैं वो सब सारे के सारे इंसान बैंकों के पास ही जाते हैं। तो बैंक को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से बैंक को कंट्रोल कर देता है। अब बैंक कंट्रोल हो जाते हैं, पूरी इकोनॉमी में पैसों का सप्लाई ही क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। लेकिन बैंक पता है क्या कर सकते हैं कि जो उनके फेवरेट लोग हैं उनको तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है लोन पकड़ा दिया, और जो उनके सपोज करो हम हो गए, हम आम जनता हो गई, हमको हो सकता है वो ज्यादा रेट में करे। ठीक है, इसलिए ये मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली बनाया गया है। जो एमपीसी है, जो फाइनेंस एक्ट 2016 के अंडर बना है, उसको किस सेक्शन के अंडर डाल दिया गया है? आरबीआई एक्ट 1934 के, ये इंपॉर्टेंट है, 45ZB। 45ZB के अंदर जो है आप आरबीआई एक्ट में देखोगे, जिसके अंदर वो सारी बातें किसके बारे में कर रहा है? एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पर हमें तो अपने एग्जाम तक ही मतलब रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। एमपीसी ने किसको रिप्लेस कर दिया? टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑफ आरबीआई को जो है वो रिप्लेस किया है। अब एमपीसी आ चुकी है। नेक्स्ट अगर देखिए एमपीसी में कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं, जिसमें से सबसे पहले जो मेंबर हैं वो कौन से हैं बच्चों? आपके आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर जो है वो चेयरमैन पर्सन है या फिर चेयरमैन है। उसके बाद डिप्यूटी गवर्नर रखे गए हैं। ठीक है, और डिप्यूटी गवर्नर कौन होंगे आरबीआई के? जो इंचार्ज होंगे मॉनेटरी पॉलिसी के, वही इस कमेटी के जो है सेकंड मेंबर है। ठीक है, ये क्यों रखे गए? बाय द वे आरबीआई गवर्नर जो है छुट्टी पर है, उनकी तबीयत खराब है, तो फिर जो है डिप्यूटी आरबीआई गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी के डिपार्टमेंट से है, वो बेसिकली इस पूरी मीटिंग को हेड करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद एक मेंबर जो है वो कहाँ से नॉमिनेट किया जाएगा? आरबीआई के बोर्ड से। 3 मेंबर हो गए। कितने मेंबर थे? 6 मेंबर। 3 मेंबर तो आरबीआई से हैं, और 3 मेंबर आपको याद रखना है, उनको लाने वाले इस कमिटी में कौन है? आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं या नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और आपको क्या चीजें जो है आरबीआई की इस मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर याद रखना है। अब नेक्स्ट है आपका कोरम। अब कोरम क्या होता है? कोरम मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट। और मिनिमम रिक्वायरमेंट किस चीज की है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीपल की। भाई कितने मेंबर होने चाहिए? 4 मेंबर तो मिनिमम होने चाहिए। अब इस 4 मेंबर में कौन कौन होंगे? आरबीआई गवर्नर होंगे, बाकी 6 में से कोई भी 3। ठीक है, क्लियर होगी बात? बाय द वे आरबीआई गवर्नर छुट्टी में है, तब कौन करेंगे? तब हेड करेंगे डेप्यूटी गवर्नर।
इस मीटिंग को, बाय द वे। बाकी कोई भी 4 हो सकते हैं, 6 के 6 हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 6 के 6 नहीं है तो भी मीटिंग करनी है तो फिर भाई हमको 4 लोग तो कम से कम चाहिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये एमपीसी का कोई भी डिसीजन लेना हो तो मेजॉरिटी विंस चलता है, जिसकी मेजॉरिटी वोट होंगे वही। पर आपको इसमें एक बात ध्यान रखना है कि आरबीआई गवर्नर वोट नहीं करते। अगर मीटिंग हो रही है, कुछ गाइडलाइंस को चेंजेस करना है, अगर ये प्रपोजल रख दिया गया है तो आरबीआई के गवर्नर इसको वोटिंग पे नहीं रखेंगे, उनके वोट नहीं काउंट होंगे। तो भाई बाकी बचे 5, अब आप डिसाइड करो। अगर बाकी बचे 5 के बीच झगड़ा हो गया और 50-50 का आ गया, यहाँ पर टाई हो गया, तो तब जो है आरबीआई गवर्नर वोट जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना दे सकते हैं, जिससे वो टाई ब्रेक हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, और भी तो काम करना है ना। ये थोड़ी कि हम इसी पॉलिसी और इसी चीज को लेकर ये जो है कमिटी लड़ती रहेगी, तो टाई को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी को देखती है, जितनी भी चीजें हैं इसको लेकर वो यही देखते हैं। और एक कंडीशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो एमपीसी है यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, उसको एटलीस्ट 4 टाइम्स तो एक साल में मीटिंग करना ही करना है। ऐसा नहीं कि साल में एक बार मीटिंग किया बस पूरे साल की छुट्टी नहीं, साल में 4 बार आपको मीटिंग करना ही करना है। तभी आप देखते होंगे न्यूज में भी रेपो रेट में कभी ना कभी चेंजेस आते हैं क्वार्टरली, क्योंकि भाई एटलीस्ट मिनिमम कंडीशन 4 बार तो मीटिंग होती ही है, ठीक है। चलो, अब आपको आई होप ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। मॉनेटरी पॉलिसी से जितनी भी हमारी चीजें थी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछ रहा है इनमें से कौन सी करंट जो है वो बेसिकली वार्म करंट है अटलांटिक की। आप देखना अक्सर ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे कि वार्म करंट या फिर ओशन करंट रिलेटेड आता है। अब ओशन करंट क्या है बच्चों, लहरें ही हैं ओशन की, ठीक है। और ये जो लहरें हैं जैसे आप देख रहे होंगे, इक्वेटर है हमारे पास और पोल, हम इसको याद रखेंगे। तो इक्वेटर के आसपास जो है वो अगर हम देखते हैं एक हमारा टॉरिड एरिया है, काफी गर्म इलाका है, ये सबसे ज्यादा हीट यहीं होती है। तो इक्वेटर के आसपास जितने भी वाटर होगा वो भी तो क्या करेगा, बॉईल करने लग जाएगा, तो गर्म होगा भी, है ना। तो यहाँ से हमारी वार्म करंट चलती है, ओशन करंट, और इक्वेटर वाला क्या होगा, ठंडा होगा। और जितनी भी चीजें ठंडी होती हैं, भारी होती हैं, नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर हो जाएगा। इसी मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर को, इन्हीं लहरों को क्या कहा जाता है, आपका ओशन करंट कहा जाता है। आपको बताना है अटलांटिक में से, जो अटलांटिक ओशन है उसमें किस टाइप के, इनमें से कौन सा जो करंट है वो एक वार्म करंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट हमको क्या याद रखना है, पैसिफिक ओशन में कौन कौन सी कोल्ड करंट है, ठीक है। पैसिफिक करंट से कौन कौन सी कोल्ड करंट निकलती है, वार्म करंट कौन कौन सी है। तो पहले कोल्ड करंट को डिस्कस कर लेते हैं। कैलिफोर्निया, पेरू करंट, हम्बल बोल्ट या ओयाशियो जो है वो बेसिकली पैसिफिक की आपकी क्या है, कोल्ड करंट से। वार्म करंट की बात करते हैं तो कुरोशियो है, जो बेसिकली पैसिफिक से वार्म करंट ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अटलांटिक, जो अभी हमने क्वेश्चन बेसिकली डिस्कस किया। सो अगर आप देखो कोल्ड करंट क्या है, लैब्राडोर, बेलंगोले, कैनरी और फैकलैंड, ये जो करंट है ये बेसिकली अगर आप देखो तो क्या है, कोल्ड करंट है। उसके बाद वार्म करंट की बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम एंड ब्राजील करंट जो है ये आपको वार्म करंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट और भी करंट देख लेते हैं। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन की जो कोल्ड करंट है वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, और जो वार्म करंट है इंडियन ओशन की वो है ऑल्गास करंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो अभी आप एक चीज समझो, अभी मैंने आपको बताया इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में कौन सा करंट मिलेगा, हमेशा वार्म। देखो इक्वेटोरियल 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 आ रहा है, ऑब्वियसली बात है ये वार्म करंट्स होंगे, वो भूल जाओ। आगे क्या लिखा है भूल जाओ, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल काउंटर करंट भूल जाओ। कहीं पे भी आपने ये शब्द इक्वेटोरियल देख लिया यानी भैया ये वार्म करंट ही होने वाली है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इनमें से कौन सी वार्म करंट है, इनमें से कौन सी कोल्ड करंट है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। एंटार्क्टिका कैसा है, पोल एरिया भाई, वहां तो बर्फ ही बर्फ है, ऑब्वियसली बात है। सरकमपोलार और कोस्टल करंट ये क्या होने वाली है, ये ऑब्वियसली बात है कोल्ड करंट ही होने वाली है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरीके से याद करना, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ओशन करंट को लेकर। इसी टाइप के बहुत स्टैटिक क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट जाते हैं अपने प्रेसिडेंट की तरफ। प्रेसिडेंट का ग्रांट जो है, प्रेसिडेंट जो ग्रांट करते हैं, पार्डन करते हैं, वो इनमें से किस केसेस पे कर सकते हैं? सिर्फ कोर्ट मार्शल केसेस पे कर सकते हैं, सिर्फ डेथ सेंटेंस पे कर सकते हैं, सिर्फ केसेस अंडर यूनियन लॉ ही कर सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि कौन सा आर्टिकल है जो बेसिकली प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर को बताता है। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 72 किसको डील करता है? प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर को, कि प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं सजा, जितनी भी पनिशमेंट कोर्ट ने दी है वो उनको माफ कर सकते हैं, यही पार्डनिंग पावर है बच्चों। और 161, ठीक है, 161 भी कह सकते हो, 161 भी कह सकते हो, कैसे भी याद करो। जो 161 है वो बेसिकली पार्डनिंग पावर किसको दे रहा है? आपके गवर्नर को। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो लोग हैं जिनको सजा को माफ करने के लिए कुछ ड्यूटीज, कुछ पावर्स दिए गए हैं, तो वो है प्रेसिडेंट जो 72 आर्टिकल के अंडर आते हैं, और गवर्नर जो 161 आर्टिकल के अंडर आते हैं। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट जाते हैं। ठीक है, अभी हम यही डिस्कस करते हैं भाई किन किन में कर सकते हैं। ध्यान रखो, कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री लॉ की बात हो रही है। ठीक है, देन यूनियन लॉ, डेथ सेंटेंसेस, इन सारी चीजों पर हमारे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। चलो जरा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है पार्डन। पार्डन को बच्चों एकदम ऐसे याद रखना, पार्डन का मतलब है पूरी सजा माफ, इरेज कर दो, पनिशमेंट को हटा दो, तो यानी पार्डनिंग पावर है। सपोज करो किसी को 10 साल की सजा हुई, उससे पार्डनिंग लेटर जो है वो किसको, जो जेलर है उन्होंने पार्डनिंग लेटर कहाँ तक पहुंचा दिया? प्रेसिडेंट। ध्यान रखो हर किसी का नहीं होता, जितने भी कैदी हैं हर कैदी को प्रेसिडेंट माफ नहीं करते फिरते। ठीक है, उन्हीं कैदियों को माफ किया जाता है जो बेस्ट कैदी होते हैं, यानी ऐसे नहीं जो वहां पे जो है जेल में जाके जो है सुधरे ही नहीं, जो सुधर गए उनको ही प्रेसिडेंट जो है वो पार्डनिंग के लिए जो है उन्हें चुना जाता है। जेलर जो है उनको ही एक रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई इनको पार्डन कर दिया जाए। ठीक है, तो माफी जो है, कंप्लीट माफी अगर आपकी सजा की आपको चाहिए तो यू हैव टू बी गुड इन जेल, है ना। तो बेसिकली जोक्स अपार्ट, अगर हम बात करें तो कंप्लीटली इरेज कर देना किसी भी पनिशमेंट को, दैट इज पार्डन। ठीक है, अब आते हैं और तरीके की भी माफी है जो बेसिकली अगर आप देखो तो प्रेसिडेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब आप याद रखोगे रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट, हार्शर पनिशमेंट को लाइट बना दो। अब हार्श पनिशमेंट क्या है? हार्श पनिशमेंट है कि पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ो, ये हार्श पनिशमेंट है। ठीक है, इसको लाइटर फॉर्म में कैसे कर देंगे? चलो 15 ईयर्स के जो है आपको क्या दिए जा रही है? जेल में इम्प्रिजमेंट करा जा रहा है, आप 15 साल जो है ये सजा काटो। तो देखो लाइट हो गया ना, कहाँ पूरी जिंदगी जेल में जो है सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, है ना। अब जो है प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया, बोला ठीक है 15 साल तक करो, ये लाइटर फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमिशन की। रेमिशन मीन्स रिड्यूस। रिड्यूस किसको करना है भाई? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, टाइम याद करो। जो भी पनिशमेंट है उसके टाइम को अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो आप समझ जाना, सिर्फ टाइम को। बहुत फर्क है बच्चों, ये तीनों चीजें बहुत फर्क है। अगर आप देखो कंप्लीटली बिल्कुल ही माफ कर दो, पार्डन हो गया। कम्यूटेशन में मतलब है हार्श पनिशमेंट को लाइट पनिशमेंट बना दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन चेंज की जाती है, कम की जाती है, बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, कमी की जाएगी, तो हम उसको कहेंगे रिमिशन। ठीक है, अगर आपका पनिशमेंट हार्श पनिशमेंट है या आपका कोई भी पनिशमेंट बेसिकली टाइम पीरियड पे बेस्ड है, लेकिन आपको एक स्पेशल कंडीशन डाल देंगे, हम तभी आपको ये माफी देंगे या तो आपको कोई हेल्थ इशू हो, बहुत सीवियर हेल्थ इशू हो कि आप इस पनिशमेंट को पूरा नहीं कर सकते, या फिर आप प्रेग्नेंट हो। ठीक है, उनको जो है माफी दी जाती है। उस टाइप की माफी को हम क्या कहते हैं? रिस्पाइट कहते हैं। रिस्पाइट में बच्चों ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपका कम्यूटेशन और रेमिशन का बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे सो सजा लाइटर फॉर्म में की जाती है और ड्यूरेशन भी कम किया जाता है। दैट डिपेंड्स कि आपको हेल्थ इशू कैसा है, या फिर आप जो है बेसिकली प्रेग्नेंट है। सो एज अ प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनकी फिर माफी जो है वो क्या किस कैटेगरी में आएगी? तो वो रिस्पाइट में आएगी। अगर हम बात करते हैं रिप्राइव की, ठीक है, रिप्राइव अगर देखो टेम्पररी है, सस्पेंड कर देना, रोक कर देना, सस्पेंड कर दो, स्टॉप। अगर किसी भी डेथ सेंटेंस को, पर्टिकुलर डेथ सेंटेंस के लिए इसको यूज करते हैं, मैं भी वही बोल रही हूँ कि जो डेथ सेंटेंस है
अगर इसको थोड़ी देर के लिए, फांसी की सजा थोड़ी देर के लिए रोक दी जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिप्राइव हो जाएगा। ठीक है, रिप्राइव लिया कब जाता है बच्चों, मेनली अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो ऑब्वियसली डेथ सेंटेंसेस में पर्टिकुलरली लिया जाता है। क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो चार आपको मैंने बताया ना, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिटेशन एंड रिस्पाइट, इन चारों में से कुछ कंडीशंस जो है उनको दी जा सके, ताकि फांसी की सजा उनको ना हो। ठीक है, अगर आप ये देखो, जो रिस्पाइट है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन रिप्राइव जो है वो कंप्लीटली टेम्परेरी बेसिस पे ही डेथ सेंटेंस को रोका जाता है। अगर आप देखेंगे तो डेथ सेंटेंसेस और कोर्ट मार्शल, इन दोनों के लिए गवर्नर को ये अलाउ ही नहीं है कि वो इनमें माफी कर सकते हैं। देखा जाए तो प्रेसिडेंट के जो हमने तीनों पढ़े यूनियन लॉ पे भी नहीं है, क्योंकि देखो गवर्नर जो है वो स्टेट हेड है। ठीक है, जो भी चीजें, जो भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वो सेम काम स्टेट गवर्नमेंट में कौन कर रहे हैं, हमारे गवर्नर कर रहे हैं। तो वो स्टेट लॉ को रिगार्डिंग ही जो है जितनी माफी है वो कर सकते हैं, लेकिन सेम पैटर्न है उनके लिए। लेकिन वो डेथ सेंटेंस को माफी नहीं दे सकते, ना ही कोई भी मिलिट्री लॉ के अंडर। ये ऑब्वियस सी बात है। मिलिट्री का हेड कौन है, मिलिट्री का हेड है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर आर द जेट स्ट्रीम यूजुअली फाउंड। जिन बच्चों को जेट स्ट्रीम के बारे में नहीं पता है, पर आपको जितने भी एरो जेट्स हैं, यानी जितने भी जेट प्लेन हैं, उनके बारे में तो पता ही होगा। क्या तेज चलते हैं कि धीरे चलते हैं, तेज चलते हैं ना। जेट स्ट्रीम, और किसकी बात हो रही है, ओजोनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। सिंपल सी बात है। तो एटमॉस्फेयर में तेज हवा चलने वाली जितनी भी हैं, वो सबकी सब आपकी क्या है, आपके जेट स्ट्रीम्स है। तो आपको बताना इनमें से कौन से लेयर में आपको जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगा। सो योर करेक्ट आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। इसमें भी और करेक्ट आंसर इज अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, 5 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, उसमें आपको ये जेट स्ट्रीम देखने को मिलेंगे। जेट स्ट्रीम क्या होते हैं बच्चों, बहुत तेज चलने वाली हवा होती है, जो एक कोल्ड करंट को, यानी हवा वाली, हाँ ओशन वाली नहीं, हाँ, अब जो हमारी कोल्ड करंट है हमारी एयर की और जो हमारी वार्म करंट है, उसके बीच में एक बाउंड्री सा बना देता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखो, जेट स्ट्रीम जो है काफी ज्यादा वेदर में चेंजेस भी लेकर आते हैं। ठीक है, हवाओं का रुख बदलने वाले ये जेट स्ट्रीम्स ही हैं। ठीक है, अब जेट स्ट्रीम आते कैसे हैं, अगर आप देखो बहुत एक्सेसिव हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा ठंडी है, अगर इस टाइप का टेम्परेचर हमको अपने लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है, तो वहां पर फिर आपको ये जेट स्ट्रीम्स जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली सोलार रेडिएशन में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, इक्वेटर एंड पोल के बीच में बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से आपको जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इसको इन्फ्लुएंस कौन करता है, इसको बढ़ावा कौन देता है, वो देता है आपका कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जेट स्ट्रीम को प्रोड्यूस करने में किसका हाथ है, भाई इसमें हाथ है आपके सोलार रेडिएशन यानी सन की जितने भी टेम्परेचर है उसका, और साथ ही साथ आपके कोरियोलिस फोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ। नाबार्ड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा बैंक है जो बेसिकली क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ए फॉर एग्रीकल्चर, आर डी फॉर रूरल डेवलपमेंट, और इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1982। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी को कैसे पहचाने। अच्छा एक बार बताओ, स्मार्ट मनी के लिए मैं आपको हिंट देती हूँ, ठीक है, ताकि आप इजीली इस चीज को समझ सको कि स्मार्ट मनी का मतलब है जो मुझे प्रॉफिट दे। क्या दे, प्रॉफिट, ऐसे याद रखो इसको। आप काफी न्यूज में है स्मार्ट मनी। आपको डिजिटल मनी तो आप सबको पता ही होगा, इंटरनेट बैंकिंग को बेसिकली कहा जाता है, तो ऑप्शन में ही नहीं पता है ना, हटा दिया। देखो कभी जरूरी नहीं है कि हमें हर आंसर्स पता हो, कभी हमें कोई आंसर्स नहीं पता है। ये मल्टीपल चॉइस जो है ना बच्चों, ये अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा भी हमारे अंदर कॉमन सेंस है ना, तो हम इन मल्टीपल चॉइसेस का जो कंफ्यूजन हमको एग्जामिनर जो गुगली बॉल की तरह हमारे सामने रख देते हैं ना, ये 4 ऑप्शंस, उन तक हम लोग बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। पर थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस चाहिए, यही शायद मुझे लगता है हर इंसान के अंदर कमी है। हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को हमने इतना हाइप कर रखा अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम नहीं पढ़ पाते। सो वही बेसिकली हमारा यहाँ पे बनता है। अगर आप देखो, कौन सी मनी है जो प्रॉफिट देगी, क्या करंट अकाउंट वाली मनी प्रॉफिट देगी, इसमें तो इंटरेस्ट रेट ही इतना कम है और ये खर्चे हो जाते हैं। क्या सेविंग अकाउंट, इसका भी भाई रेट बहुत कम है, ये तो कैंसर। कौन बचा बच्चों, क्रेडिट कार्ड।
क्रेडिट कार्ड जो है बेसिकली बैंक वालों के लिए एक स्मार्ट मनी है। क्यों? क्योंकि वो उनको इंटरेस्ट जनरेट करके देता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में आप सर्विस चार्जेस लगा देते हो, सर्विस चार्ज के नाम से आपसे तो इंसान ने जो भी आपके अकाउंट होल्डर है उसने क्रेडिट कार्ड ले लिया, आपसे पहले से लोन ले लिया और उसका सर्विस चार्ज फिर वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो भाई ये स्मार्ट मनी हुआ, भाई प्रॉफिट जनरेट कर रहा है बैंकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल जो है 137 की बात हो रही है, यानी 137 बेसिकली। सो इसमें बताया जा रहा है कि आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर देता है, रिट इशू कराने का, केस ट्रांसफर करने का, अपने खुद के जजमेंट को दोबारा से रिवाइज करने का, रिविजिट करने का, देखने का, या फिर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। हाँ, ये करेक्ट आंसर नहीं है, हाँ कहीं तुम समझो ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर नहीं है। आप बताओ इनमें से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों बी, रिव्यू टू इट्स ओन जजमेंट। अपने जजमेंट को दोबारा से देखना, उसको करेक्ट करना, ये किसके अंडर आता है, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 137 के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट, अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कौन है गरीब? ठीक है, पॉवर्टी लाइन में कौन आ रहा है, कौन है गरीब? सो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने जो है अब ये डिसाइड किया कि अगर कोई भी इंसान $3 पर डे खर्च नहीं कर पाता अपने बेसिक चीजों पे, खाना नहीं ले पाता, ठीक है, अगर कोई भी इंसान कपड़े नहीं ले पाता, कपड़े नहीं है उसके पास, वो खर्च ही नहीं कर पा रहा है कपड़ों में, वो खर्च ही नहीं कर पा रहा है किसमें, अपने घर के लिए। देखे होंगे आपने रस्तों में बेगर, वो कितने साल तक वही कपड़े पहनते रहते हैं, तभी तो वो गरीब है, तभी तो उनको पॉवर्टी लाइन में रखा गया है। सो कितने, $3। ठीक है, ये आपको ये थोड़ा सा याद रखना है ये फिगर। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा के इनमें से कौन से साइट में फायर एल्टर्स यानी चूल्हे देखने को मिले हैं? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कालीबंगा। जो कालीबंगा एरिया है, एक्चुअली आप एक और याद रखना इसमें अदर फैक्ट, लोथल, लोथल में भी फायर एल्टर्स या फिर अगर हम कहें चूल्हे देखने को हमको मिले हैं। देखो अगर देखा जाए कंप्लीट चूल्हे का जो स्ट्रक्चर है वो लोथल में देखने को मिला। चूल्हा जो है जैसे गांव में आज भी यूज करते हैं वो चूल्हा, वो जो कंप्लीट चूल्हे का स्ट्रक्चर है वो तो आपको लोथल में देखने को मिले। कालीबंगा में आपको जो है जैसे चूल्हा यूज करते हैं, है ना, तो उसके बाद वो ईंट जली हुई हो जाती है ना, तो वो सारे एविडेंसेस अगर आप देखो तो कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी मजा आया होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि भाई क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काफी अच्छे लगे होंगे। सो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि हम और ऐसी वीडियो आप तक लेकर आ सके। आई होप आपने काफी इंजॉय किया होगा इस वीडियो को, इस पूरे सेशंस को। सो अपने नेक्स्ट सेशन में हम इसी टाइप के और इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चंस आपको लेकर आएंगे और हम सॉल्व करेंगे उसे। प्लस मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी और अदर फैक्ट्स भी बताऊंगी जो बेसिकली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। Thank you.